अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाँ भाई, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। जो नया टॉपिक है हमारे पास, नया चैप्टर है, इसको हमने प्रॉपर्ली बेटा ऑर्गेनाइज करके पढ़ना है, क्योंकि आपने उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैं क्लास के अंदर लेक्चर्स दिया करता था। तो हम कोशिश करेंगे इसको प्रॉपर्ली पढ़ते रहें, और जब हम बोर्ड फिलअप कर लेंगे तो इसलिए हम थोड़ा सा एक पॉज ले लिया करेंगे ताकि पिक्चर लेके आपको वो भी साथ साथ अपलोड कर दी जाए, आप लोगों को कोई चीज़ देखने में मसला ना हो। सही, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो हमने पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक 2 का, इसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका ये है कि मैं इसको इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि पहले, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ शायद, मैं तमाम बॉटनी एक साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर जनरली मैं बात करूँ सपोर्ट इन प्लांट, मूवमेंट इन प्लांट, इसको साथ साथ फाइटो हार्मोन्स के, फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के चैप्टर नंबर 3 के, और फिर चैप्टर नंबर 4 की जो बॉटनी है, इन तमाम को फिजियोलॉजिकल बॉटनी के नाम से जानते हैं। इस तमाम बॉटनी को मैं एक साथ पढ़ाता हूँ। इंशाल्लाह उसको फिर अगली सीरीज इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह फिजियोलॉजिकल बॉटनी की तरफ चलेंगे, हम पूरी की पूरी वो डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले अभी हम जो पढ़ रहे हैं फिलहाल आज के लिए, वो हम स्टार्ट करें सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो हम सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली वहाँ से फोकस ज़्यादा हुआ करता है, वहाँ से पेपर में भी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, इसलिए उस टॉपिक को पहले स्टार्ट करें। चलिए आइए सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड मूवमेंट का मतलब समझते हैं, देन फिर एनिमल्स के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रॉपर्ली देख लेते हैं, स्केलेटन और फिर बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहले अगर हम पढ़ें सपोर्ट की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट? सपोर्ट का एक्चुअल मतलब क्या हुआ करता है? जब भी हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट का मतलब हुआ करता है किसी भी चीज को बेसिकली फर्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अच्छा, यहां मैंने टर्मिनोलॉजी खाली स्ट्रेंथ की नहीं लिखी हुई है, फर्म स्ट्रेंथ की टर्मिनोलॉजी यूज की है। व्हाट डू यू मीन बाय फर्म स्ट्रेंथ? देखो, जनरली बॉडी को एक बेसिक स्ट्रेंथ की जरूरत हुआ करती है, एक बेसिक सपोर्ट की जरूरत हुआ करती है। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, और चाहे वो हमारे पास एल्गी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, हर किसी ना किसी चीज को एक सपोर्ट, एक फर्म स्ट्रेंथ की जरूरत है, अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा? बिकॉज जब तक कि वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में नहीं होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होगा, स्पेसिफिक एरिया के अंदर नहीं होगा, तो वो हमारे पास, उसके पास नॉर्मल लाइट का कंटेंट उतना नहीं मिलेगा, उसको जितना वाटर चाहिए उतना नहीं मिल रहा होगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो जाएगा और बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो जाएंगी। तो एक फर्म स्ट्रेंथ चाहिए हुआ करती है हर ऑर्गेनिज्म को फॉर ग्रोथ। दैट्स इंपॉर्टेंट। ग्रोथ के साथ साथ हम दूसरा पार्ट क्या पढ़ते हैं? दूसरा पार्ट पढ़ते हैं हम मूवमेंट का। तो जनरली हम बोला करते हैं, जैसे ही हम बोला करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ के साथ साथ हम दूसरा पार्ट प्रॉपर्ली यहाँ पे क्या पढ़ रहे होते हैं, ये आपने देख लेना है अच्छे से। ग्रोथ के साथ हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे होते हैं, इसके साथ मूवमेंट। जब फर्म स्ट्रेंथ मिलेगी किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो भी करेगा, और ग्रो करने के साथ साथ वो मूव करने के भी काबिल हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मूवमेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स आपको मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। जितने भी बच्चे हैं मेरे पास, तमाम बच्चों को सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैंने बेसिकली पढ़ाया होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजी, लाइफ के बारे में। तो लाइफ के बारे में जहां पढ़ाया होगा वहां मैंने मूवमेंट भी बताई होगी, वहां मैंने उन्हें लोकोमोशन भी बताई होगी। मूवमेंट एक्चुअली हमारे पास बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। एनिमल्स स्पेसिफिकली लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोट किया करते हैं, दैट्स डिफरेंट। लेकिन हमने यहां जो बात को याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो फर्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ दो मकसद के लिए, ठीक है? एक तो वो ग्रो कर पाए ऑर्गेनिज्म, दूसरा वो क्या कर सके, मूव कर सके या लोकोमोट कर सके। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं मेरी बॉडी की बात कर लें, मेरी बॉडी की बात करते हैं अगर आप, तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बेसिक फर्म स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, हमारा स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है। उसी के थ्रू, उसी के साथ हमारे पास है जॉइंट्स, और उन्हीं के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हमने क्या याद रखना, हमने ये याद रखना है कि हम यहाँ पे मूवमेंट भी कर सकते हैं, और साथ साथ उसी के डायरेक्शन के अंदर, उसी स्पेसिफिक सिनारियो के अंदर, उसी स्पेसिफिक एक्सिस के अंदर हमारे पास क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं मेरी लिम्ब ग्रो कर रही है, तो मेरी लिम्ब ऐसे ऐसे ग्रो नहीं कर जाएगी, ठीक है? समझे ना, मतलब बाहर की तरफ इस साइड पे निकल गई, इस साइड पे निकल गई, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, एक स्पेसिफिक एक्सिस के अंदर क्या करेगी, ग्रो करेगी।
तो हम जब अपर लिम की बात किया करते हैं, लोअर लिम की बात किया करते हैं, या बॉडी की ग्रोथ की, जनरलाइज ग्रोथ की बात किया करते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शनल ग्रोथ हो रही है, एक्सियल ग्रोथ हो रही है, एक स्पेसिफिक एक्सिस में ग्रोथ हो रही है। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम जनरली बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, फर्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा जो ग्रोथ भी करेगा, साथ साथ इसके हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं एक और काम करेगा, दैट इज लोकोमोशन भी करेगा, लोकोमोशन भी। आई होप आपको ये सपोर्ट वाला भी पार्ट समझ में आया होगा जनरली, और मूवमेंट वाला पार्ट भी। अब हमने क्या किया हुआ है, हमारी बुक ने क्या किया हुआ है, अब क्योंकि जब हम सपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ना चले जाते हैं, तो सपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ते हुए हमारी बुक ने इसको बेसिकली इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, आपकी बुक ने बेसिकली 3 चीजें पढ़ाई हुई हैं इसके अंदर। क्या क्या पढ़ाया हुआ है, सबसे पहले तो सपोर्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है हमें स्केलेटल सिस्टम, तो हम उस स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे। साथ साथ हम इसके अंदर सपोर्ट के अंदर देखेंगे किस तरीके से हमारे पास जॉइंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फिर साथ साथ हमने देखना है जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, विच इज मस्कुलर सिस्टम। तो ये 3 चीजें हमने प्रॉपर्ली इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके देखनी है। क्या क्या 3 चीजें देखनी है, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, दूसरा हम जॉइंट्स वाला पार्ट देखेंगे, और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो अगर हमने ये 3 चीजें पढ़ ली तो हम सपोर्ट पढ़ लेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, इसी पैटर्न पर पढ़ाएंगे हम। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करूंगा, फिर जॉइंट्स पढ़ाऊंगा, और देन उसके बाद हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम की तरफ चलते हैं। स्केलेटल सिस्टम हमारे पास क्या हुआ करता है, ये स्केलेटल सिस्टम की हम डिटेल किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ये देख लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, तो हम बात किया करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, हम जनरली बात कर रहे हैं किसी फर्म, अगेन टर्मिनोलॉजी कैसी यूज कर रहे हैं, फर्म होगा या स्ट्रॉन्ग होगा बॉडी पार्ट की, ऐसे बॉडी पार्ट की जो के क्या करे, अगेन दैट्स इंपॉर्टेंट, बेसिक आपका बेसिक स्ट्रक्चर बना, चाहे वो हमारे पास एक्सोस्केलेटन हो, चाहे वो हमारे पास एंडोस्केलेटन हो, चाहे वो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ये आपने याद रखना है। वो फॉर्म या स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट है बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब ये समझते हैं, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं हम किसी भी के कोई एक्सोस्केलेटन की तरफ चलते हैं, कोई एक आसान सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आसान सी एग्जाम्पल एक्सोस्केलेटन की हमारे पास सबसे कॉमन हुआ करते हैं, हमारे पास कोई भी शेल ऑर्गेनिज्म, स्नेल ले लेते हैं, मॉलस्कास जितने भी हमारे पास, ठीक है, आमतौर पर मॉलस्क जितने भी हुआ करते हैं हमारे पास, उनकी बात करें अगर हम, तो हम स्नेल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्नेल के अंदर आपने देखा होगा एक एक्सटर्नल शेल हुआ करता है, वो एक्सटर्नल शेल बेसिकली उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है, ठीक है। उसके तमाम विसरा जितने भी हुआ करते हैं, उसकी बॉडी की तमाम ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है, वो सब कहाँ लाई कर रही होती है, उस एक्सटर्नल शेल के अंदर लाई कर रही होती है। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो उसको क्या कर रहा है, एक बेसिक फर्म स्ट्रेंथ और साथ साथ एक बेसिक सपोर्टिव स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर वो खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, जो उसकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो हमारे पास एक ऐसा फर्म या स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट होगा जो क्या करेगा, उसका किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब अगर हम फिशेस की बात करें, फिशेस के अंदर क्या हुआ करती हैं, कार्टिलेज भी हुआ करते हैं, बोनी फिशेस भी हुआ करती हैं, डिफरेंट टाइप की हुआ करती हैं। कार्टिलेजनस फिश की बात करते हैं तो उसके अंदर कार्टिलेज है, जिस तरीके से कार्टिलेज अरेंज है उसी तरीके से उसका बॉडी स्ट्रक्चर बना है, चाहे वो एंडोस्केलेटन हो चाहे वो एक्सोस्केलेटन हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर देता है, बेसिक शेप प्रोवाइड करता है। इन जनरल जब भी हम स्केलेटन की बात करते हैं तो एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, एक हमारे पास, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं अलग अलग से, देखो, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन
एक ऐसी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो वो बेसिक स्ट्रक्चर जो क्या प्रोवाइड करेगा, जो बेसिकली फर्म होगा या स्ट्रांग होगा, ताकि उसकी वजह से हमारे पास पूरा का पूरा बॉडी की पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज हो सके। वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलेटल सिस्टम। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास फर्म स्ट्रांग बॉडी पार्ट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाए और उसकी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इल अरेंज ना हो, प्रॉपर्ली अरेंज हो, हमारे पास थॉरली उसको किस एक प्लान तरीके से बनाया जाए। एक हमारे पास अगर आसान अल्फाज में बोला अनप्लान चीज ना हो कोई भी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्केलेटल सिस्टम होता है। स्केलेटल सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जनरली। हाँ भाई, कौन कौन से 3 पार्ट हुआ करते हैं हमारे पास बेटा? सबसे पहला पार्ट हुआ करता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा पार्ट हुआ करता है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और तीसरा पार्ट हुआ करता है हमारे पास एंडोस्केलेटन। अब जरा समझ लेते हैं इसको ना, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की, एक्सोस्केलेटन हमारे पास क्या है? एक्सोस्केलेटन इन जनरल हमारे पास क्या हुआ करता है, एक एक्सटर्नल स्केलेटन होगा, इंटरनल नहीं हुआ करता। आमतौर पे किसमें हुआ करता है? सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा इसके लिए आपको एनिमल्स की थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनिमल्स को देखोगे, अगर तमाम ए लेवल वाले बच्चों के लिए खास तौर पे बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुनना बेटा, ठीक है। एनिमल्स को देखोगे तो एनिमल्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया? एनिमल्स को ऑर्गेनाइज किया गया हमारे पास, सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म हमारे पास आमतौर पे फाइलम पॉलीफेरा के अंदर रखे गए। फिर फाइलम पॉलीफेरा से हमारे पास एक और आया, बेतर फाइलम आया, बेता ऑर्गेनाइजेशन आई विच इज नाइटेरियंस, जिसमें हम आसान अल्फाज में हाइड्रा जेलीफिश की बात करते हैं। फिर हमारे पास फ्लैट वर्म्स आए, फ्लैट वर्म्स के बाद हमारे पास राउंड वर्म्स आए, राउंड वर्म्स के बाद हमारे पास सेगमेंटेड वर्म्स आए, ठीक है। तो ये हमारे पास तमाम बेसिकली हेलमिंथ है, ये हमारे पास वर्म्स हैं सारे। और इसके अंदर जैसे ही हमारे पास राउंड वर्म्स आए, राउंड वर्म से ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होना शुरू हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है नर्वस सिस्टम आना शुरू हो गया, वहां से हमें एक्सीटरी सिस्टम मिलना शुरू हो गया, वहां से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम मिलना शुरू हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तमाम ऑर्गेनिजम्स में हुआ करता है, तमाम एनिमल्स में हुआ करता है। तो एनिमल्स में आहिस्ता आहिस्ता हमें क्या मिलना शुरू हो गया? इन जनरली बेहतर ऑर्गेनाइजेशन मिलना शुरू हो गया। जब ऑर्गेनाइजेशन आना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है, अगर किसी भी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आना शुरू हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के आने के फौरन बाद उसकी बॉडी को क्या चाहिए? उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो सिस्टम डेवलप हुआ वो हमारे पास एक्सोस्केलेटन का सिस्टम था। फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते गए, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एंडोस्केलेटन आता गया। अब हमने क्या पढ़ना है? देखो, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को इस वक्त हम थोड़ा साइड करते हैं, हम सबसे पहले फोकस करेंगे एक्सोस्केलेटन के ऊपर, फिर हम उसको इन दोनों को कंपैरिजन में देखेंगे, एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन को, एंड देन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़ाएंगे आपको। एक्सोस्केलेटन फिर आपको कहाँ पे मिला? आपको मिला खास तौर पे सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स के अंदर, मॉलस्का में। फिर आपको मिला आर्थ्रोपोड्स के अंदर। आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं चलो मॉलस्का की एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है स्नेल। स्नेल के अलावा हमारे पास ऑक्टोपस है, स्क्विड है, सीपिया या यूनियो, पर्ल ऑयस्टर्स वगैरह हमारे पास हुआ करते हैं, ठीक है। पर्ल ऑयस्टर्स में आपने देखा होगा एक्सटर्नल शेल्स हुआ करते हैं, यूनियो में आपने देखा होगा एक्सटर्नल शेल्स हुआ करते हैं, स्नेल में आपने देखा होगा एक्सटर्नल शेल्स होते हैं, सीपिया में आपने देखा होगा एक्सटर्नल शेल्स हुआ करते हैं। इन सब के अंदर हमें एक्सटर्नल शेल्स मिलते हैं। तो ये सब हमारे पास एक क्लास आ गई। फिर दूसरी अगर हम चलें तो एक्सटर्नल शेल हमारे पास कहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ एग्जांपल्स के तौर पे, ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैंने कौन कौन सी एग्जांपल ली थी। स्नेल की एग्जांपल ली थी मैंने, पर्ल ऑयस्टर की एग्जांपल ली थी। याद रखना ये पूरा ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं फर्दर और कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं सर? इसके अलावा हम ले सकते हैं, हमारे पास आ जाते हैं आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाया करते हैं। इंसेक्ट्स में भी हुआ करता है। इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन कौन सा हुआ करता है? यस, देखो इंसेक्ट की बॉडी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है।
तो इंसेक्ट्स को भी क्या चाहिए, एक्सोस्केलेटन। क्यों एक्सोस्केलेटन चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए अगेन, ठीक है। तो इनके पास कौन सा एक्सोस्केलेटन होता है, इनके पास हार्ड शेल वाला एक्सोस्केलेटन नहीं होता, बल्कि इनके पास एक काइटिन से बनी हुई कवरिंग हुआ करती है, ठीक है। तो यहां मैं मेंशन करूंगा कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, इनके पास काइटिनस कवरिंग हुआ करती है। यहां जैसे मैंने मेंशन कर दिया, ये हमारे पास कैसी कवरिंग है, काइटिनस कवरिंग है। तो ये काइटिनस कवरिंग हमारे पास इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद हुआ करती है। अच्छा, इस काइटिनस कवरिंग की भी एक फिनोमेना है, उसको समझना हमने, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो होता क्या है, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स अपने ऊपर एक वैक्सी कवरिंग, काइटिन का मतलब है ये बेसिकली किस तरीके से होगा हमारे पास, इसके अंदर वैक्सी मटेरियल बहुत हुआ करता है, ठीक है। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है बेसिकली, ठीक है। अगर हम बोले तो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, ठीक है। लिपिड ज्यादा हुआ करते हैं, ग्लूकोज कम हुआ करता है, ग्लाइकोजन्स कम हुआ करते हैं, लेकिन वैक्सी कवरिंग होती है। ये वैक्सी कवरिंग इंसेक्ट्स के ऊपर चढ़ जाती है। अब आप अगला सवाल ये पूछोगे कि सर होता क्या है कि अगर इंसेक्ट्स के ऊपर कोई वैक्सी कवरिंग चढ़ा देंगे तो ठीक है, क्या होगा, वाटर से प्रिवेंशन मिलेगी, ठीक है। वाटर बॉडी के अंदर मूव नहीं कर पाएगा, वाटर से नुकसान नहीं हो पाएगा, यस। इसीलिए शायद आप लोगों ने बचपन में किया हो ना किया हो, हम लोग बचपन में काम किया करते थे, क्या करते थे, कॉकरोच आया करता था, तो कॉकरोच से अगर आपने या किसी भी ऐसी चीज़ से कोई भी इंसेक्ट को आपने तंग करना है तो आप क्या करें, उसके पास पानी डालना शुरू कर दें, वो ऑटोमेटिकली इंसेक्ट भागना शुरू कर देगा। क्यों भागना शुरू कर देगा, बिकॉज वाटर पैलेंट बॉडी हुआ करती है, बॉडी इस तरीके की होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर वाटर बाहर आएगा और वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर आ गया तो पूरी बॉडी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। इसीलिए दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने याद रखना है कि उनकी बॉडी वाटर पैलेंट हुआ करती है, और उस वाटर पैलेंट की वजह से हमारे पास वहां पे मौजूद हुआ करती है काइटिनस कवरिंग, दैट इज वैक्सी कवरिंग, जो कि वाटर को रिपेल करती है। अच्छा, इस वाटर की रिपेल करने वाली कवरिंग का मसला यह है कि अगर फॉर एग्जांपल इंसेक्ट का साइज छोटा है, उसके ऊपर एक काइटिनस कवरिंग चढ़ गई, ठीक है, वाटर से प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन उसकी तो ग्रोथ ही नहीं होगी, यस, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल कंसिडर करो तुम लोग शुरू में बचपन में जब पैदा हुए तो तुम्हारे घर वाले बोलते हैं यार बच्चे गंदे हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं, बच्चों को एक प्लास्टिक कवर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर तुम छोटे से होते हो और तुम्हें प्लास्टिक कवर में एक बंद कर दिया जाता तो तुम क्या ग्रो कर पाते, कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता, क्या ऐसा होता कि पेरेंट्स क्या तुम लोग रोज प्लास्टिक कवर चेंज करते हैं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली उन्होंने ना तो प्लास्टिक कवर में रखा, ना प्लास्टिक कवर चेंज करने का मौका दिया। यहाँ समझने वाली बात क्या है, अगर प्लास्टिक कवर में रख देंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। इसी तरीके से इंसेक्ट के ऊपर काइटिनस कवरिंग होगी तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी। अब ग्रोथ रिटार्डेशन को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने क्या रखा कि इंसेक्ट अपनी कवरिंग जो उसके ऊपर मौजूद है वो शेड ऑफ करेगा, उसको दोबारा से रीजनरेट करेगा, शेड ऑफ करेगा, दोबारा से रीजनरेट करेगा, शेड ऑफ करता रहेगा और रीजनरेट करता रहेगा। दिस शेडिंग ऑफ, आप गौर से सुनिएगा, ये मैकेनिज्म गौर से सुनिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। ये काइटिनस कवरिंग शेड ऑफ होती है एंड देन उसके बाद क्या हुआ करती है, रीजनरेट हुआ करती है। एंड दिस शेडिंग ऑफ एंड रीजनरेशन इज नोन एज एक्डाइसिस, इसे हम बोला करते हैं एक्डाइसिस, और इसको एक और नाम दिया करते हैं, मोल्टिंग का नाम भी दिया करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, एक्डाइसिस, या फिर इसको नाम दिया करते हैं मोल्टिंग का। तो मेरे ख्याल से तमाम बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या हुआ करता है, जितनी भी इंसेक्ट के ऊपर जो काइटिनस कवरिंग है, वैक्सी कवरिंग है, ये बेसिकली क्या हुआ करती है, शेड ऑफ होती है, और शेड ऑफ होने के बाद वापस से रीजनरेट हो जाती है। तो हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, हम इसको दो नाम दे रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं हम इसको एक्डाइसिस का, और दूसरा नाम दे रहे हैं हम इसको मोल्टिंग का। यहां आई होप आपको एक्सोस्केलेटन पूरा प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। एक्सोस्केलेटन में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा स्केल, हमने देखा साथ साथ पर्ल ऑयस्टर्स, ठीक है, किस तरीके से ये एक ग्रुप है हमारे पास जिसके ऊपर एक्सटर्नल शेल है, इंसेक्ट्स देखे हमने, ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर क्या हो रहा है। फिर फर्दर अगर हम चले और एक्सोस्केलेटन के अंदर, क्योंकि मैं एक्सोस्केलेटन को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आपके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरफ आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सोस्केलेटन के अंदर अगर हम देखें तो और हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा, एक्सोस्केलेटन और कहाँ मिलेगा। फिर आ जाओ स्टारफिश के अंदर, स्टारफिश के अंदर स्पाइनी स्ट्रक्चर हुआ करता है, स्पाइनी बॉडी हुआ करती है, उसके अंदर जो स्पाइन्स होते हैं वो भी एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन से बने होते हैं।
फिर अगर आ जाओ यहाँ पे, अगर मैं मेंशन करना चाहूँ और मेंशन यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्दर, ठीक है। तो हमारे पास और एग्जांपल हमारे पास कहाँ आ जाती है, स्पाइन्स आ जाते हैं, ठीक है, स्टारफिश में। इसके अलावा हमारे पास कहाँ आ सकता है, कौन सा एक्सोस्केलेटन आ सकता है, इसके अलावा भी बेटा एक्सोस्केलेटन आ सकता है। कहाँ पे आ सकता है, हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में स्केल्स हुआ करते हैं, ठीक है बेटा, ये भी एक्सोस्केलेटन हुआ करता है। फिर रेप्टाइल्स में भी आमतौर पे स्केल्स हुआ करते हैं, इनको भी हम कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास क्या है, उसका एक्सोस्केलेटन है। तो दो हमारे पास और चीजें हमने पढ़ी हैं कि स्पाइन्स इन स्टारफिश एंड देन फिशेस एंड रेप्टाइल्स के अंदर जो हमारे पास स्केल्स हुआ करते हैं, जो अगेन वाटर प्रोटेक्शन देते हैं, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देते हैं, ये हमारे पास एक्सोस्केलेटन का पार्ट हुआ करते हैं। आपने ये याद रखना है। फिर आ जाए, फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एंडोस्केलेटन से इसको कंपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक। अच्छा, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन को अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं तो एक यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, ये एक्सटर्नली मौजूद है, ठीक है। वो मेरे पास हायर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगा, इंटरनल होगा, ठीक है। ये बॉडी की बेसिक शेप नहीं बनाया करता, ठीक है, ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो बनाता है, बेसिक शेप नहीं बनाता। एंडोस्केलेटन बेसिक शेप बनाता है, ठीक है। उसके अंदर बोन्स हैं, तो बोन्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करती हैं, विद जॉइंट्स हुआ करती हैं। साथ साथ यहाँ पे ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्रोथ प्रमोशन है, ठीक है, एंडोस्केलेटन के अंदर देखो। तो यहाँ पे हमारे पास ये लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर लोअर क्लासिफिकेशन के लिए और एंडोस्केलेटन हायर क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ लेते हैं जरा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, काम कर लेते हैं इसको। इसको यहाँ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, आ जाइए। अच्छा भाई, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एक्चुअली है किस, सबसे पहले तो ये समझना। देखो, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब होगा जिसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दूं आपको। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब हुआ करता है वाटर की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, वाटर की मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। या मसल की मूवमेंट इस तरीके से है कि वाटर हमारे पास बॉडी के अंदर मूव करेगा, तो वो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये होता किस पे, इसकी कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास अर्थवॉर्म। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे पास सेगमेंटेड वर्म्स से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होने शुरू, और वो जो सेगमेंटेड वर्म से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई, तो सेगमेंटेड वर्म में हमारे पास सबसे पहला वर्म कौन सा आ जाता है, आमतौर पे हम बेसिकली अर्थवर्म की कॉमन एग्जांपल लिया करते हैं। अर्थवर्म के थ्रू हम चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, और अर्थवर्म के थ्रू हम काफी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं अर्थवर्म को, ठीक है। अर्थवर्म के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस तरीके से होता है, अर्थवर्म के अंदर बेसिकली हमारे पास दो तरह के मसल्स हुआ करते हैं स्पेसिफिक। इसकी सॉफ्ट बॉडी हुआ करती है, साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करता है, इसके अंदर जनरली दो तरह के मसल्स होते हैं। कौन से दो तरह के मसल्स होते हैं, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ी सी, और फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ये एक टाइप ऑफ मसल्स है, ठीक है। अर्थवर्म की कैसी बॉडी ले ली हमने, अर्थवर्म की बॉडी है वर्मिक बॉडी, उस वर्मिक बॉडी को हमने इस तरीके से हमने ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल उसका सेक्शन ले लिया। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेने के बाद अब हम देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अर्थवर्म ऐसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे था तो हमने उसकी बॉडी को फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं यहाँ से कट कर दिया। जब कट कर दिया तो हमें ये सेगमेंट दिख रहा है, सामने से ऐसे दिख रहा है, तो ये हमारे पास सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर एक मसल है जो कि हमारे पास कैसा है, अगर मैं बोलता हूं ये मेरे पास कैसा है, सर्कुलर अरेंज है।
ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट है या सर्कुलर मसल है। आमतौर पे इसे क्या बोला जाता है, सर्कुलर मसल बोला जाता है, या बोला जाता है हमारे पास क्या है, सर्कुलरली अरेंज है, हमारे पास सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर अरेंज। साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करता है, इसी के साथ एक और मसल हुआ करता है विच इज लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट क्या है और सर्कुलर अरेंजमेंट क्या है। इन जनरल देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, इस तरीके से हमने कट कर दिया, तो अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इन दोनों डायरेक्शन के अंदर अगर हमारे पास मसल अरेंज है ऐसे, तो वो हमारे पास सर्कुलर मसल है। लेकिन अगर हमारे पास मसल कुछ इस तरीके से अरेंज है कि वो हमारे पास ऊपर से लेकर नीचे तक अरेंज है, इस तरीके से, ऊपर की एक पूरी लेयर है और फिर नीचे एक लेयर है पूरी, ठीक है, अगर हम बोलते हैं तो अगर जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ऊपर लेयर है और जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मेरे पास नीचे एक पूरी लेयर है, ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से अरेंज है, तो वो मेरे पास हो जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब ये दोनों मसल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये याद रखना। ये सर्कुलर मसल मेरे पास यहां पे, ये सर्कुलर मसल है, ठीक है, ये हमारे पास अगर हम कंसिडर करते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ठीक है। तो सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर एक ऐसे डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्शन में है तो दूसरा ऐसे डायरेक्शन, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए और साथ साथ इनकी स्पेसेस में मौजूद हुआ करता है वाटर, क्या मौजूद हुआ करता है इनकी स्पेसेस में, वाटर। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बॉडी आगे की तरफ जाएगी। कहां पुश करेगी बॉडी, आगे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल यहां से देखो, अगर कंसिडर करो इस सेक्शन में देखो, सर्कुलर मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपको पता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मैं ऐसे दिखाता हूं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बॉडी कहां जाएगी, आगे, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और फिर क्या होगा, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस वक्त लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स कर रहे होंगे, लेकिन एक दफा सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ये सर्कुलर मसल रिलैक्स करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले बॉडी अपवर्ड एंड आउटवर्ड गई थी, अब डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आ जाएगी। और अर्थवर्म कुछ इस तरीके से आपको मूव करता हुआ दिखा जाएगा, पहले अपवर्ड एंड आउटवर्ड, फिर डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड क्यों जा रही है, बिकॉज सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो जैसे ही हमारे पास सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बॉडी पुश करेगी आगे और ऊपर की तरफ, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी जाएगी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड एंड, इसको बोला करते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और उसको बोला करते हैं डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ जाएगी हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास अर्थवर्म मूव करता है। कैसे मूव करता है, बिकॉज इसके दरमियान वाटर है। तो वाटर क्या करता है, इसकी फ्लो जो होता है, जो इसकी बॉडी का मूवमेंट का फ्लो है वो जनरेट करता है। तो हम बोला करते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म हुआ कि हमारे पास एक अर्थवर्म है और उस अर्थवर्म के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे जनरेट हुआ, ऑल्टरनेट मस्कुलर मूवमेंट की वजह से। ठीक है, ऑल्टरनेट मस्कुलर मूवमेंट हुई, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल ने ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किया, साथ साथ उसकी वजह से, इनके दोनों रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से फ्लो ऑफ वाटर जनरेट होगा। और ये जो फ्लो ऑफ वाटर जनरेट होगा ये हमारे पास क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा। अगर आपको ये पॉइंट ना समझ में आया हो, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करना समझाना या हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट आपको समझाना मुश्किल काम होता है, तो आप इसको ज़रा दोबारा सुनिएगा। क्या बोला है मैंने, इस वीडियो को, इस पार्ट को दोबारा से सुन लीजिएगा, मतलब इस छोटे से पार्ट को, जिसके अंदर मैंने आपको बोला है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे जनरेट होता है। आपको समझाया कि हमारे पास सर्कुलर मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, तो बॉडी मूव करती है अपवर्ड एंड आउटवर्ड। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ करती है, बॉडी मूव करती है डाउनवर्ड एंड। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स कर रहे होते हैं, जब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर मसल रिलैक्स कर रहे होते हैं। इस तरीके से हमारे पास अर्थवर्म के अंदर मूवमेंट हुआ। लास्टली हमारे पास एंडोस्केलेटन है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंडोस्केलेटन की जब भी हम बात करते हैं तो एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो एंडोस्केलेटन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंडोस्केलेटन है हमारे पास। और वो जो एंडोस्केलेटन है वो किस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, अगर हम बात करें हमारे पास हायर ऑर्गेनिज्म मिलेगा, जैसे हमने पहले बात की थी, इंटरनली मौजूद हुआ करता है,
बेसिक फ्रेमवर्क बनाया करता है, बेसिक स्ट्रक्चर बनाया करता है जिसके ऊपर पूरी बॉडी बिल्ट होती है। साथ साथ जॉइंट्स के साथ साथ मौजूद होता है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देता है, आपकी लोकोमोशन की एबिलिटी बढ़ा देता है। साथ साथ अगर हम बात करें हमारे पास एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन के अंदर बोन्स होती हैं, तो बोन्स के अंदर फर्दर क्या हुआ करता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम एक पॉज लेंगे और पॉज लेने के बाद फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा भाई बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। एंडोस्केलेटन को डिस्कस कर रहे थे तो पहले ह्यूमन एंडोस्केलेटन को डिस्कस कर लेते हैं। इसके थ्रू ऑटोमेटिकली जैसे मैंने बोला आपको बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर कर लेंगे, वो सारी चीज़ें जो आपके पास एक्सोस्केलेटन से कंपैरिजन में थी वो भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी। चलिए आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एंडोस्केलेटन की। जब भी हम ह्यूमन एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमारी बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क बनाया था। बेसिक फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का, पूरी बॉडी की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बेसिक सपोर्ट है या बेसिक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर पूरी बॉडी बिल्ट हुई हुई है, जो हमारे पास है वो हमारे पास बेसिकली ह्यूमन एंडोस्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, अगर आपकी कॉलर बोन फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं वाइडर कॉलर बोन है, तो वाइडर कॉलर बोन का मतलब है वाइडर शोल्डर्स हैं, और वो वाइडर शोल्डर्स जनरली किसकी वजह से जनरेट होता है हमारे पास, एंडोस्केलेटन की वजह से, यानी अगर हम बात करते हैं बेसिक फ्रेम। साथ साथ हम बात करें बोन्स एंड कार्टिलेजेस की, यस बोन्स एंड कार्टिलेजेस हमारे पास दो पार्ट हुआ करते हैं किसके, आपके ह्यूमन एंडोस्केलेटन। दो हमारी पूरी बॉडी, दो मतलब हमारी पूरी बॉडी का एंडोस्केलेटन से दो चीजों से बना है, एक तो बोन्स है, दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, साथ क्या क्या मौजूद है, कार्टिलेज। तो जब हम बात करते हैं बोन्स की, हम बोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे, कार्टिलेज को डिटेल में पढ़ेंगे, अरेंजमेंट पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल के अंदर थोड़ा सा टाइम लेकर, ठीक है। साथ साथ हम पढ़ते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो कितनी हुआ करती हैं। जब भी हम टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करते हैं तो हम बात किया करते हैं हमारे पास पूरी बॉडी के अंदर 206 बोन्स है। इस पूरे टॉपिक के अंदर हम आगे चल के इस टॉपिक को दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे एक्सोस्केलेटन के दो पार्ट अभी हम डिस्कस कर लें, बाकी फिर एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, बोन्स एंड कार्टिलेज इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। इस पूरे दोनों पार्ट्स को जब आप पढ़ लेंगे तो दोनों पार्ट को पढ़ने के बाद आपको 206 कंप्लीट बोन्स पता होंगी कौन सी कहाँ पे मौजूद है। मोस्ट प्रोबेबली सबके नाम तो नहीं पता होंगे, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा हर बोन कहाँ पे मौजूद है, और हम उसको काउंट करेंगे कि 206 बोन हमने आखिर में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तो 206 हड्डियाँ हमारी बॉडी के अंदर, 206 हड्डियाँ, 206 बोन्स अब पूरी की पूरी पढ़ेंगे। साथ साथ आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारी पूरी बॉडी का 18%, टोटल बॉडी वेट का 18% हमारे पास कौन कैरी कर रहा होता है, एंडोस्केलेटन। यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी के अंदर जस्ट एन एग्जांपल कंसिडर करें 70 kg उसका वेट है, जस्ट एन एग्जांपल कंसिडर करें, ठीक है, सॉरी 70 kg इसका वेट है, ठीक है। तो उसकी बॉडी के अंदर जो बोन का वेट होगा वो कितना होना चाहिए, वो तकरीबन होना चाहिए हमारे पास 12.4 kg, ठीक है। इसका 18% निकाल लीजिएगा, 18% इसका 12.4 kg होता है, ठीक है। बहुत आसान है। 60 kg अगर किसी के इन जनरल अगर हम बात कर रहे होते हैं 60 kg है किसी का, तो 60 kg के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास तकरीबन 10.6 के करीब, 10.8 के करीब बन जाएगा। तो इस हिसाब से ये चेंज हो रहा होता है। बस ये मेरे ख्याल से 12.6 होगा, ठीक है, 12.6 होगा। और अगर हम 60 kg का निकालेंगे तो 60 kg का हमारे पास निकलेगा, जनरली 12 हुआ कहता है, तो यहाँ पे होगा 10.8 होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा कुछ, इतना हमारे पास, इतना केजी हमारे पास बॉडी का, मतलब 18% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट अगर पेपर में आ जाए। गलती से, वैसे तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ देंगे पेपर में, लेकिन कैलकुलेशन कोई भरोसा नहीं होता इनका, कभी भी कुछ भी दे देते हैं। तो जनरली बोला जाए कि अगर 60 kg वेट है या 70 kg वेट है तो उसका 18% निकालना आना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए, टोटल बॉडी वेट का 18% हमारे पास क्या हुआ करता है, पूरी बॉडी वेट का 18% हमारे पास एंडोस्केलेटन का वेट है। फर्दर अगर हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन के अंदर अगर हम देखें तो हमने 3 चीज़ों को याद रखना है। एंडोस्केलेटन 3 बेसिक चीज़ों से बना होता है। 20% उसके अंदर वाटर होता है, 65 to 70% हमारे पास उसके अंदर मिनरलाइजेशन होती है, ठीक है, और 10 to 15% उसके अंदर क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है।
ये खास तौर पे किसकी बात की जा रही है, बोन्स की बात की जा रही है। बोन्स में इतना ज्यादा हुआ करता है, मिनरलाइजेशन ज्यादा हुआ करती है, वाटर भी हुआ करता है, लेकिन टोटल बॉडी टोटल वाटर कितना हुआ करता है एंडोस्केलेटन के अंदर 20%, एंडोस्केलेटन का 20% हमारे पास क्या बना करता है, वाटर बनाएगा। साथ साथ 65 to 70% हमारे पास मिनरलाइजेशन होती है उसके अंदर, और 10 to 15% तकरीबन हमारे पास कोलाजन होता है। ये हमने याद रखना है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अभी आपने याद रखना है। इसके फंक्शंस मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। फंक्शंस आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको वैसे ही गिनवा देता हूँ जरा, या हम इसको आखिर में कर लेंगे, बेहतर रहेगा हम बिल्कुल आखिर में इसको फंक्शंस को करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आपने क्या क्या चीज़ों को याद रखना है, वेट कैसे निकालना है, ठीक है। 18% निकालिएगा, 18% निकाल लेंगे तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से हम ह्यूमन एंडोस्केलेटन को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? एक हमारे पास हुआ करता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा हमारे पास हुआ करता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है बेटा। तो जब हम बात किया करते हैं किसकी, एक्सियल स्केलेटन की, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन की, तो एक्सियल स्केलेटन को हम फर्दर 5 हिस्सों में या 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो 5 हिस्सों में पढ़ते हैं। कौन से? फर्दर 5 पार्ट्स कौन से? पहला पार्ट है क्रेनियम, दूसरा पार्ट है रिब केज, तीसरा पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम, चौथा पार्ट है ऑडिटरी ऑसिकल एंड फिफ्थ वन इज हायोइड बोन। आप ऑडिटरी ऑसिकल्स के साथ ऐड करके भी बोल सकते हैं कि 4 पार्ट में ब्रेक करें, क्रेनियम में, रिब केज में, वर्टिब्रल कॉलम में, ऑडिटरी ऑसिकल्स प्लस हायोइड बोन के अंदर। जब हम बात करते हैं किसकी, क्रेनियम की, ठीक है। अब मैं एक एक को डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले इस वीडियो तक हम कोशिश करेंगे, इस पार्ट तक हम क्रेनियम को डिस्कस कर लें और साथ साथ ऑडिटरी ऑसिकल प्लस हायोइड बोन को डिस्कस कर लें। रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे विद अपर लिम एंड लोअर लिम विद बोन्स एंड कार्टिलेजेस, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, जब हम बात करते हैं किसकी, क्रेनियम की, ठीक है। क्रेनियम हमारे पास होता क्या है, क्रेनियम हमारे पास दिस होल, अच्छा इसको बेसिकली अगर अच्छे तरीके से पढ़ो तो इसको पढ़ते हैं स्कल के नाम से। बेहतर रहेगा हम किस नाम से पढ़ें, स्कल के नाम से, ठीक है। स्कल को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, ठीक है। कौन कौन से 2 हिस्सों के अंदर? एक होता है हमारे पास क्रेनियम और दूसरा हमारे पास हुआ करता है पार्ट इसका फेशियल बोन्स। एक काम करते हैं, इसको अलग कलर से बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, बेहतर रहेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास स्कल हो गया। इस स्कल के 2 पार्ट हैं। ये जो अपर पार्ट है, दिस अपर पार्ट इज क्रेनियम एंड इस अपर पार्ट के नीचे हमारे पास दिस लोअर पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज फेशियल बोन्स। अच्छा, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मैं कोशिश करता हूँ कि क्रेनियम और फेशियल बोन्स की बोन्स याद होनी चाहिए, बोन्स याद होनी चाहिए, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कम से कम तो आसानी रहती है। कम अच्छे से सुनना जरा। क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम में हमारे पास टोटल बोन्स कितनी होती हैं? जब हम क्रेनियम की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 8 बोन्स होती हैं इसमें, ठीक है। हम टोटल 8 बोन्स है। अब कौन कौन सी बोन है जरा नाम गिनवाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 सबको पढ़ाया हुआ है, तो चैप्टर नंबर 3 के साथ आपने ये सबने पढ़ा होगा। दिस बोन इज फ्रंटल बोन, ठीक है। याद रखेंगे सबसे पहले हमारे पास कौन सी होती है, फ्रंटल बोन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी आ जाती है, फ्रंटल के बाद आ जाती है दिस वन इज पैराइटल, ठीक है। 2 बोन्स है हमारे पास, ठीक है। फ्रंटल 1 होती है, पैराइटल 2 होती है। पैराइटल हमारे पास 2 बोन्स है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है, आप दोनों टेम्पोरल काउंट कर सकते हैं, दीज बोन्स आर टेम्पोरल बोन्स। फिर उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं, एक बोन है ऑक्सीपिटल की, तो ये आपके पास 6 बोन्स हो, ठीक है। एक फ्रंटल है जिसमें से हमारे पास 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है, एक ऑक्सीपिटल है। इसके बाद हमारे पास जो हड्डियां हैं 2 और बोन्स हुआ करती हैं। उनमें क्या नाम हुआ करता है उनके? एक का नाम होता है इथमोइड और एक का नाम होता है स्फीनोइड।
ये बाहर की तरफ नहीं होती, ये एक्चुअली अगर हम देखें ब्रेन के फ्लोर के अंदर की तरफ होती हैं, अंदर की तरफ, हमें यहाँ से अंदर की तरफ ब्रेन के फ्लोर पे मिले। ब्रेन का फ्लोर होता है, ब्रेन है हमारे पास, यहाँ ब्रेन रखा हुआ है, उस ब्रेन का फ्लोर रखा हुआ, फ्लोर के रीजन पे हमारे पास सिग्मोइड और स्फीनोइड एक बोन मिलेगी। तो टोटल आपके पास ये कितनी हो गई, 2 + 2 4 5 6 7 एंड 8 बोन्स। ये आपने याद रखनी है क्रेनियल बोन्स। तो क्रेनियल बोन्स आपको पता होनी चाहिए, फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल और मैंने क्या बताया, एक इथमोइड और एक स्फीनोइड है, और वो दोनों फ्लोर पे। फर्दर अगर हम बात करते हैं हमारे पास फेशियल बोन्स की, फेशियल बोन्स भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। फेशियल बोन्स की बात करें तो फेशियल बोन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करूं अगर मैं, तो टोटल बोन्स है मेरे पास फेशियल बोन्स 14। 14 कहां होती है, देखो कुछ तो याद रख लो, आसान तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेजल बोन है, ये नेजल बोन बड़ी आसानी से याद हो जाती है, ये जो नाक की 2 हड्डियां, ठीक है, ये 2 बोन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कौन सी आ जाती है, ये चीक बोन आ जाती है, ये चीक बोन है ना यहाँ पे, ये दैट इज जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक कितनी होती है आपके पास, 2 हुआ करती है। फर्दर अगर आप बात करते हैं पैलेटाइन, ठीक है, पैलेट होता है ना, जबान ऊपर की तरफ लगाओगे, अपने रूफ की ओरल कैविटी के रूफ पे लगाओगे, दैट इज पैलेट। तो पैलेट के ऊपर जो बोन होती है दैट इज पैलेटाइन बोन, ये भी 2 होती हैं। फिर फर्दर अगर चले जाओगे तो मैक्सिला, अपर जॉ भी 2 जो बोन से बनता है, ये भी हमारे पास 2 होती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास कौन सी होती है, इसके अलावा 2 और बोन्स होती हैं जो कि आपने याद रखनी है। एक आंखों के ये अंदर की तरफ होती है, दैट इज लैक्रिमल बोन बोलते हैं इसको। अगेन रिवाइज कर रहा हूं, देखो सबसे पहले 2 नेजल बोन है नाक के, ये नाक की जो हड्डी है दैट इज नेजल। फिर 2 चीक बोन है, ये जाइगोमैटिक। फिर 2 हमारे पास पैलेटाइन बोन है, ठीक है। पैलेटाइन बोन का मतलब है जो पैलेट्स हैं, एक इधर से थी एक इधर से थी, पैलेट बना दिया, आपस में फ्यूज हो गया, पैलेट बना दिया। फिर हमारे पास 2 क्या है, मैक्सिला है, याद रखना ये 2 मैक्सिला होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 लैक्रिमल बोन है, यहाँ पे अंदर आंख की तरफ, आंख के अंदर की तरफ जो हमारे पास बोन है दैट इज लैक्रिमल बोन। फिर नाक के बेसिकली हमारे नेजल कैविटी के अंदर अगर हम देखें, नेजल कैविटी को बनाए ऐसे ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे जनरली ऐसे ही नेजल कैविटी बनाते हैं। तो नेजल कैविटी के अंदर जब एयर एंटर होती है यहाँ से, तो एयर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुछ कोनाकीस होते हैं, या कॉनकी प्रोनाउंस करना चाहिए, कोनाकी प्रोनाउंस करते हैं वैसे। एयर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए यहाँ प्रोट्यूबरेंस होती है, उभार मौजूद होता है, एक्सटर्नली बाहर प्रोट्यूबरेंट होता है ये एरिया, जिसकी वजह से एयर के फ्लो को मेंटेन किया जाता है। उस बोन को हम नाम दिया जाता है नेजल कोनाकी। कोनाकी भी प्रोनाउंस करते हैं, कोनाकी भी प्रोनाउंस करते हैं, जो प्रोनाउंस करना चाहो, ये भी 2 बोन। फिर उसके बाद 2 बोन्स आपके पास सिंगल बोन आ जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं आपके पास, एक याद रखिएगा आपके पास लोअर जॉ होता है, लोअर जॉ इज मैंडिबल। यहाँ साइड में नीचे काफी हो गया है, ठीक है, कोशिश करता हूँ थोड़ा साइड में ऊपर की तरफ लिख दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये रहा हमारे पास, एक और है जो मैंने क्या नाम दिया है, मैंडिबल है, और एक हमारे पास और होती है दैट इज वोमर बोन, ठीक है। ये हमारे पास 2 सिंगल बोन होती है, देख लो, नेजल बोन, जाइगोमैटिक बोन, फिर उसके बाद हमारे पास पैलेटाइन बोन, फिर उसके बाद मैक्सिला, फिर उसके बाद लैक्रिमल बोन, फिर उसके बाद नेजल कॉनिकी, फिर हमारे पास मैंडिबल और वोमर। मैंडिबल के साथ एक और सपोर्टिव बोन होती है विच इज डेंट्री। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया आपको, मीन्स कि अगर आपको थोड़ी चीज़ों में दिक्कत है, तो आप इसको दोबारा देखिए वीडियो को। जब दोबारा वीडियो को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। फिर हम रिब के जो वर्टिब्रल कॉलम, ऑडिटरी ऑसिकल से फिर अगले पार्ट के अंदर आगे की तरफ लेके चलते हैं।
इसको यहीं तक रखते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।